दोस्तों नमस्कार। जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों का जिक्र किया था, तब यह कोई जानता नहीं था कि दरअसल ये शब्द और ये आवाज भी सरकार को अच्छी नहीं लगती है और सरकार ने उस आवाज को उसी वक्त दबा दिया था। लेकिन तब का वक्त और आज का वक्त बहुत अंतर आ चुका है। 2017 में केंद्र सरकार के मार्फत ही जो परीक्षा कराई जाती थी एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की परीक्षा के पेपर लीक हो गए और भी कई अनियमितताएं थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई केंद्र सरकार में जिनकी नियुक्तियां होती हैं उस दौर में भी सरकार अपने लोगों को सामने लाने के लिए क्या एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना कर चुकी है जहां पर इस देश का परीक्षा का सिस्टम भी फेल है। बड़ी लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में चली थी। उस समय चीफ जस्टिस बोबड़े हुआ करते थे। लेकिन आज इसलिए उन फाइलों को बंद कर दीजिए क्योंकि उसके बाद भारत में एक नया चुनाव 2024 में हुआ है और अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। लेकिन बावजूद इसके कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत ही नहीं है, बल्कि संवैधानिक तौर पर उन्हें अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार क्यों घबरा रही है कि अगर वह कुछ बातों को रख देंगे तो सरकार ढहढा जाएगी। दरअसल इसकी नब्ज को जांच पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में हर चौथा वोटर आज की तारीख में युवा है। इस देश के भीतर में राज्य दर राज्य अगर युवा वहां की सत्ताधारी राजनीतिक दल से अपने हाथ खींच ले और सड़कों पर आकर आंदोलन की शक्ल में खड़ा हो जाए तो फिर क्या नीतीश कुमार और क्या चंद्रबाबू नायडू, इनकी सत्ता भी चल नहीं पाएगी। चाहे चंद्रबाबू नायडू अभी से ख्याल और सपने 5 बरस तक का बुन रहे हों, लेकिन युवा अगर खड़ा हो गया तब क्या होगा। आप कहेंगे जिक्र तो NEET का है, निट का है, ऐसे में क्यों जिक्र नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का किया जाए, और वो कौन सा नेक्सस है जो सामने आ जाएगा तो सरकार ढहढहा जाएगी। वो कौन सी परिस्थिति है जिससे मौजूदा वक्त में संसद के भीतर सरकार घबरा रही है। आइए आज इसका परीक्षण आपके सामने कर ही दिया जाए, क्योंकि बिहार के भीतर पेपर लीक के जरिए जो लोग प्रभावित हुए हैं, हमारी टीम ने निकाला कि दरअसल इनसे प्रभावित होने वाले छात्रों की तादाद 17 लाख है जो सिर्फ बिहार की है। और ये 17 लाख वो छात्र हैं जो मानकर चलते हैं कि वो कंपीट कर सकते हैं। वो अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं, अच्छे खासी डिग्रीधारी है, पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें उनका जिक्र नहीं है जो सामान्य तौर पर माना जाता है कि एक पद के लिए 60 लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमने एक पद के लिए सिर्फ 20 लोगों को लिया है। और हमारी टीम ने इस पर बड़ी मशक्कत की कि अलग अलग परीक्षाओं के जरिए जो छात्रों के भीतर आक्रोश है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उसमें बिहार के भीतर 17 लाख छात्र इसके दायरे में आते हैं। आंध्र प्रदेश के भीतर में इनकी तादाद तकरीबन 22 लाख है। उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद तकरीबन 40 लाख है। मध्य प्रदेश में इनकी तादाद तकरीबन 18 लाख है। लेकिन अगर आप व्यापम को जोड़ दीजिएगा तो आपको तकरीबन 60 लाख युवाओं को और जोड़ना पड़ेगा जो उस दौर से अभी भी प्रभावित है और उनके भीतर गुस्सा है। दिल्ली में रहने वाले भी 6 लाख छात्र हैं और राजस्थान के भी तकरीबन 29 लाख छात्र हैं। यानी राज्य दर राज्य अगर परिस्थितियों को आप पलटने लगेंगे तो हो सकता है यह आंकड़ा तकरीबन 2.5 करोड़ पार कर जाए। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सवाल है वह 1 करोड़ 70 लाख, पहले राउंड में जानकारी मिली थी कि 1 करोड़ 49 लाख के लगभग है, लेकिन उस पर हमने बहुत तरीके से काम करते हुए जानकारी हासिल की कि इस पूरी प्रक्रिया में बीते 4-5 वर्षों में जो अलग अलग राज्यों के भीतर जो भी पेपर लीक हुए, यहां तक कि तेलंगाना में भी तो पेपर लीक हुआ था। तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, याद कीजिए, हिंदी का पेपर 2023 में लीक हो गया था। या फिर असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो था वो लीक हो गया था। असम में लीक हो गया था, उसको भी याद कीजिएगा तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड असम का, उसको याद कीजिए। हाई स्कूल लर्निंग कैंडिडेट जो था वहां पर सर्टिफिकेट जो था वो लीक हो गया था। महाराष्ट्र में सेकेंडरी सर्टिफिकेट
एग्जाम जो था हायर सेकेंडरी का एग्जाम, वह भी लीक हुआ था। राजस्थान में एलिजिबिलिटी फॉर एलिमेंट्री फीचर टेस्ट जो था वह भी लीक हुआ था, टीचर टेस्ट वाला। एक लंबी फहरिस्त है और यह फहरिस्त बार बार आपके सामने आंकड़ों के जरिए आती होगी। मुश्किल यह नहीं है, असल मुश्किल यह है कि यह नेक्सस काम जिस लिहाज से इस देश के भीतर कर रहा है, वह अगर सामने आ जाए और उसमें इस देश के एजुकेशन मिनिस्ट्री का कितना योगदान है, या एचआरडी मिनिस्ट्री जो 2014 से चल रही थी, बाद में इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में तब्दील किया गया, तब से लेकर अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के जरिए कि कैसे आरएसएस के लोग उसके भीतर शामिल हो गए, तो बहुत करना नहीं है। 2014 के बाद हुई नियुक्तियां जो एचआरडी मिनिस्ट्री में हुई और एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर हुई, और एजुकेशन मिनिस्ट्री के जरिए इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वीसी के तौर पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों का एक खाका निकालना है। हमारी टीम ने इस पे भी काम किया और उसने निकाला कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा ऐसी नियुक्तियां हैं जो परीक्षा के जरिए नियुक्तियां जिनकी नहीं हुई हैं, यानी बीते 10 बरस में 10,000 से ज्यादा। एवरेज निकालिएगा तो 1,000, और जब उसको और भी एवरेज निकालिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि दरअसल हर महीने नियुक्तियां हो रही थी तकरीबन 80-90 लोगों की, यानी हर दिन 2-3 लोगों की नियुक्तियां इस देश के भीतर में 2014 के बाद मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री के जरिए होती चली गई, जो कि प्रोफेशनल के नाम पर, सिफारिश के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, यह एक पूरी प्रक्रिया है। यह नेक्सस का पहला हिस्सा है। दूसरा सवाल, युवा इतनी बड़ी तादाद में, जब हम आपको तादाद बतला रहे हैं, संख्या बतला रहे हैं, तो आपको एक चीज और समझना होगा, जो 16 गिरफ्तारियां देश भर में अभी तक हुई है, उन गिरफ्तारियों में पकड़े गए युवाओं की उम्र क्या है, वह भी उसी युवा कैटेगरी में आते हैं। और उस 16 में से 8 लड़कों ने कहा है कि वह तो दरअसल परीक्षा में जब लीक से परेशान हो गए तो वह उस लीक की प्रक्रिया में शामिल हो गए, क्योंकि वहां कमाई ज्यादा थी। यह नेक्सस का दूसरा राउंड है। दूसरा राउंड इसलिए है क्योंकि उसमें जो लोग शामिल हुए परीक्षा में सफल हो नहीं पा रहे हैं, और उनको जानकारी मिल गई कि दरअसल परीक्षा में पास होना भी एक नेक्सस होता है, और उस नेक्सस के तार सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं, नेताओं से जुड़े होते हैं। और इसका तीसरा नेक्सस कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह खतरनाक उस पैसे को लेकर है जो इस देश के भीतर में किसी भी घर में उनका बच्चा नौकरी पा जाए, उस नौकरी को पाने के लिए अगर वो परिवार गरीब नहीं है या वो परिवार कर्ज ले पाने की स्थिति में भी है, तो ऐसे में क्या वो इस रूप में नौकरी पाने की स्थिति में एक समाज के भीतर जिन्हें खड़ा किया जाता है, उनकी संख्या कितनी होगी। और जो अलग अलग लीकेज, जो 45 लीकेज का जिक्र है और तकरीबन 79 तमाम राज्यों के लीकेज को अगर आप मिला लीजिएगा, उसका जब जिक्र कीजिएगा, तो आपको जानकर हैरत होगी कि एवरेज तकरीबन आरक्षण के तहत नहीं, यह लीकेज का आरक्षण है, जिसमें 17% नियुक्तियां जो होती है उस लीकेज के दायरे में बच्चों तक जो सवाल पहुंचते हैं और उसके जरिए जो भर्ती ओवरऑल होती है, उसमें 17% तक की परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो मैक्सिमम है ऊपर की। मिनिमम परसेंटेज 3 है, मैक्सिमम 17 है। तो जो भी आरक्षण के तहत हो, जो भी परीक्षा के तहत हो, 97% अगर परीक्षा से हटकर हो रहा है, 3% इस लीकेज के जरिए है, या दूसरी तरफ 17% इस लीकर के जरिए है। अब अगला सवाल दरअसल उस कैपिटल का है जो अलग अलग तरीके से इन लीकेज के जरिए, पैसों के जरिए जुड़ा हुआ है। नीट इसलिए उभर कर सामने आ गया और एसएससी 2017 में इसलिए सामने आ गया था, या उत्तर प्रदेश के भीतर जो पुलिस भर्ती का मामला था और उसमें गुजरात की एक कंपनी काम कर रही थी, वो शख्स तो अमेरिका भाग गया, उसके खिलाफ जब नोटिस जारी हुआ और गुजरात के जरिए उसको दे दिया जाता है, यानी अपने देश के भीतर राज्यों की सरकार ठेके पर दे देती है कि आप परीक्षा ले लीजिए, और उसकी एवज में वह उससे पैसा लेती है, और उसकी एवज में जो पैसा लेती है उस पैसे से मिनिमम 10 गुना ज्यादा की कमाई वो कर लेता है। इस नेक्सस का पूरा हिस्सा है।
आप सोच रहे होंगे क्या राहुल गांधी इन सब बातों को संसद के भीतर रखेंगे? हो सकता है रखें, हो सकता है नहीं रखें, हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से रखा जाए, लेकिन उसके बाद का सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है, इस नेक्सस के तार इस देश के भीतर में उन रईसों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जो रईस पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं? और अगर नेक्सस के तार खुलते चले गए तो क्या राजनीतिक सत्ताधारी दल को फंडिंग करने वाले लोगों के नाम भी एक एक करके सामने आने लगेंगे? जो शुरुआती दौर में छुटमैया नेता तक ही आए हैं, उसके ऊपर अभी बात जा नहीं रही है। और खुद अपने तौर पर इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भी संसद के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान तो नए शिक्षा मंत्री बने नहीं हैं, वो इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने खामोशी बरती। इस दौर में उन्हें कहना पड़ गया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। असल सवाल यही है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के नेक्सस अगर उस पेपर माफिया, उस पूंजी वाले क्लास, या सीधे कहें तो उस कॉरपोरेट या उस बिजनेस हाउसेस से जुड़े हुए हैं जिनके अपने धंधे अपनी जगह चल रहे हैं, और उसमें एक बड़ी भूमिका इस कैपिटल की भी है, इस पूंजी की भी है, और यह प्रभावित करती है इस देश के भीतर में युवाओं को, जो कि पॉलिटिकल कैडर के तौर पर भी काम करते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग जुगाड़ने के लिए भी काम करते हैं। जिनसे लिया जाता है वो इस देश में रोजगार चाहते हैं, रोजगार दे पाने की स्थिति में सरकार है नहीं, रोजगार कम होते चले गए, क्राइसिस बढ़ता चला गया। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच में जब नेक्सस के तार खुलेंगे तो वो तार दरअसल उस पॉलिटिकल फंडिंग पर आकर रुकते हैं कि ये पैसा आखिर गया कहां और जाता कहां है। सवाल यह नहीं है कि चंद बच्चों के लिए पेपर लीक हो गया, सवाल यह है कि इसके जरिए जो पूरी पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है वह एक झटके में आपको कॉरपोरेट के नेक्सस को भी इस बहस के हिस्से में लेकर आ जाएगी। और जब सरकार का सिस्टम इस रूप में इससे पहले काम करता हुआ खुले तौर पर नजर आ रहा हो कि किस तरीके से कॉरपोरेट और बिजनेस पर्संस के अनुकूल की परिस्थितियां इस देश की अर्थव्यवस्था में बनाई गई, और अगर यह बहस पार्लियामेंट के भीतर राहुल गांधी जब इसको फैक्ट के साथ रखेंगे तब क्या होगा। राहुल गांधी को एक सिंबॉलिक तरीके से अभी ले लीजिए, क्योंकि पहली बार एक ऐसा विपक्ष का नेता बना है जो इस देश को नंगे पांव चलकर लांघ चुका है और उसने देश की परिस्थितियों को समझ लिया है। यानी उसकी भाषा, उसका संवाद, उसके बात करने के तरीके पुराने किसी विपक्ष के नेता की तरह नहीं होंगे। और आज भी जब वो सवाल उठा रहे थे तो क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि हम और आप, यानी विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर इस परिस्थिति को लेकर आए। इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई विपक्ष का नेता कहे कि सत्ता और हम दोनों मिलकर क्यों नहीं एक नया रास्ता निकालते हैं। सत्ता की मुश्किल यह है कि अगर वह इसके दायरे में आ गई या इस बहस में हिस्सा ले लिया उसने, तब सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे होंगे और सत्ता पक्ष उसको खारिज कर रहा होगा और कुछ पुराने उदाहरणों को सामने रख देगा। यह स्थिति नहीं है। यहां स्थिति यह है कि एक पूरा सिस्टम चल रहा है,
उस सिस्टम में मंत्रालय चल रहा है, उस मंत्रालय के जरिए नियुक्ति हो रही है। उन नियुक्तियों का प्रभाव वैचारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कैडर के तौर पर, पैसे के तौर पर जो पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है, और इस देश का युवा फॉर्म खरीदने से लेकर, पोस्ट करने से लेकर तमाम परिस्थितियों से जो जूझ रहा है, उसका पूरा बजट एक दूसरी तरफ है। यानी बच्चों और उनके परिवारों पर पड़ता हुआ बोझ का जो पूरा हिस्सा है, इन 45 लीकेज के साथ इस देश के भीतर में जो परिवार थे, जो अपने बच्चों को परीक्षा हॉल तक ले जा रहे थे, उनका एक टेंटेटिव खर्चा हमारी टीम ने काम किया, और वह जो निकाला कि इस 45 पेपरों को लेकर जो बच्चे प्रभावित हुए, उनके जो पूरी कोचिंग चल रही थी, वो सारी चीजों को परिस्थिति से जोड़ते चले जाइएगा तो यह हिस्सा तकरीबन 90,000 करोड़ से ज्यादा का है, और उसका कोई गिनने वाला नहीं है। उसके जरिए मान लीजिए अलग अलग जगह कोटा में चल रही है अपनी इंडस्ट्रीज, देश के भीतर में इलाहाबाद में चल रही है, पटना में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, यहां पर मुखर्जी नगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पर तैयारी हो रही है, लेकिन स्टूडेंट को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इनका बजट, इन तमाम इंस्टीट्यूशन का बजट जो तैयारी करा रहे थे, इनका बजट छोड़िए, इनका जो पूरा प्रॉफिट का रेंज है, वह रेंज अपने आप में तकरीबन 2 से 3 लाख करोड़ का है। इस देश भर के भीतर में चलने वाला, वो दक्षिण भारत के हिस्से को भी जोड़ लीजिए, जो चेन्नई और बेंगलोर में चलता होगा, या आंध्र प्रदेश के भीतर भी चल रहा होगा, वडोदरा में चल रहा होगा, इन तमाम चीजों को जोड़ लीजिए, ये उनके अपने आंकड़े हैं। तो जब ये नेक्सस इस संसद की बहस के सामने आएगा, तब पता चलेगा कि इस देश के भीतर का पूरा सिस्टम सिर्फ कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने डिस्टर्ब कर दिया है। और सरकार को यह घबराहट तो है, लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी ने जो संवाद बनाने की कोशिश की, वह भी सुनना चाहिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से, कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। इतनी शालीनता के साथ विपक्ष का कोई नेता कैसे कहता है, इससे पहले आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। सवाल है कि गुस्से में आना, लेकिन उसके ठीक समानांतर उन तथ्यों को साथ रखकर संसद के पटल पर रख देना, और संसद के पटल पर रखे गए फैक्ट्स एंड फिगर जो होंगे, अगर वो सरकार को परेशानी में डाल रहे हैं तो फिर गुस्सा होने की क्या जरूरत है। और संसद के पटल पर रखे गए जो भी शब्द और जो भी संवाद होते हैं, वो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट के तौर पर सहेज कर रखे जाते हैं। अब सवाल यहां पर है, क्या जिन बातों का जिक्र हो रहा है और इस देश के सिस्टम को ही कितना करप्ट या ऑर्गेनाइज्ड वे में तमाम मंत्रालय काम करने लगे, ये फैक्ट्स एंड फिगर जब आने शुरू होंगे और जब इसको बतलाया जाएगा कि दरअसल एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो बजट है, उस बजट के मातहत इस देश में रिसर्च तक का बजट तो कम कर दिया गया, इमारतों का बजट कम कर दिया गया, यहां तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल को कहा गया, आप अपने कैंपस में कोई एक इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, उससे कुछ कमाई होगी, आप खुद चलाइए। पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही हमारी दरअसल उस पूंजी पर टिकी है, जो पूंजी इस देश के जिन बच्चों के परिवारों के पास है, उनकी जेब में हाथ डालकर निकालिए। एजुकेशन मिले ना मिले, लेकिन आप उस एजुकेशन का हिस्सा हो जाएं जो इस देश का प्रीमियम एजुकेशन के तौर पर सरकार कहेगी, प्रचार प्रसार करेगी। और इतना ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम और उसके जो न्यू इकोनॉमिक, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे लागू हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसके प्रचार प्रसार पर भी 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया। यानी प्रचार करने के लिए उसमें भी तस्वीर प्रधानमंत्री की ही नजर आई। अब इस पूरे नेक्सस को जब आप पकड़ रहे होंगे तो आपको लगेगा, क्या यह संभव है कि पार्लियामेंट के भीतर की ऐसी परिस्थिति
कोई निकाल सकता है जहां पर बताए कि किस तरीके से इस देश का पूरा सिस्टम ही एक इकोनॉमिक स्कैम की तरह चल रहा है? संभव है क्या? जी, यह संभव भी है और मौजूदा वक्त में सरकार की घबराहट भी इसी बात को लेकर है। इसीलिए ध्यान दीजिए, सरकार ढाल बना रही है राष्ट्रपति के अभिभाषण को, और इसीलिए राहुल गांधी अब जब जब बोलना चाहते थे तब तब डिस्टरबेंस के लिए उनका माइक बंद हो जाता था। कोई बोल रहा है 2 सेकंड के लिए माइक डाउन कर दीजिए, आवाज कोई नहीं सुन रहा है, फिर वो कहेगा माइक तो सर चालू कीजिए, फिर वो बोलेंगे अरे माइक हमारे पास कहां, हम कोई बटन लेकर थोड़े ही बैठे हैं। जाहिर है स्पीकर के पास बटन नहीं होता है, लेकिन बटन जिन हाथों में है वो हाथ दरअसल उसी सरकार के उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। उसमें आप प्रसार भारती को ले आइए, उसमें आप दूरदर्शन को ले आइए, उसमें आप संसद टेलीविजन चलाने वाले जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि सबको दिखाए, वह भी सिस्टमेटिक तरीके से कैमरा और साउंड कहां चलाना है वो चलाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी अपनी नौकरी सरकार पर टिकी हुई है और सरकार खुद अपने उस सिस्टम पर टिकी हुई है जिस सिस्टम का उजागर इस पार्लियामेंट के भीतर होना है। तभी तो यह नोकझोंक हुई। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको। तो क्या राहुल गांधी को लेकर घबराहट इस बात से है कि वह कुछ कह देंगे, उनके पास कोई सीक्रेट है? दरअसल उनके पास कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि वह इस देश के उस सिस्टम को ही सामने रखना चाहते हैं और कांग्रेस अपने तौर पर अब यह बताने को तैयार है, क्योंकि उनका अपना नेता कह रहा है कि अब जुमलेबाजी या नारों में मत खोइए, बहुत गंभीरता के साथ इस देश के भीतर का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस पैसे पर टिका दिया गया और उस पैसे से जुड़ा हुआ राजनीतिक तबका जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए क्या क्या करने लगा, और उसके साथ एक पूरा का पूरा पाइपलाइन अलग अलग मंत्रालयों के जरिए जो बनाया गया है, और इस देश के भीतर में जो नियुक्तियां यूजीसी के जरिए होती थी, उन यूजीसी की नियुक्तियों में भी यानी आईएएस की नियुक्ति के ठीक समानांतर जो नियुक्तियां 100 से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के नाम पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर हो गई, उन बातों को भी रखिए। ये कौन लोग हैं और सरकार को ये कैसे फील हो गया कि वो पॉलिसी में अगर चेंज कर रही है तो वह उसके अनुकूल ही होगी, देश के अनुकूल होगी, या उस पार्टी के अनुकूल होगी, या सत्ता के अनुकूल होगी। अब यह वक्त आ गया है कि इन बातों को रखा जाए, और जब तक रखेंगे नहीं तो शोर शराबे से बात नहीं होगी। और शायद इसीलिए पहली बार राज्यसभा में भी यह हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो इससे पहले आप ध्यान दीजिए तो वहां पर बैठे हुए सभापति धनखड़ साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आपने सुना होगा खटपट होती थी सदन के भीतर, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझ गए, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट के भीतर उस पूरे सिस्टम को लाइए जो इस सरकार ने खड़ा किया है और किस तरीके से इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, उसको लेकर आइए। इसीलिए आज जब बाहर निकले मल्लिकार्जुन खड़गे तो बताने लगे, मैं तो 10 मिनट तक हाथ खड़ा किए रहा और मैं बोलना चाहता था और स्पीकर महोदय देख ही नहीं रहे थे हमारी तरफ, वो सत्ता पक्ष की तरफ देखते रह गए। क्या ऐसा संभव है? लेकिन ऐसा संभव भी है और यह हुआ भी है। तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई? क्यों आ गई? हमें लगता है पहले उनकी बात सुन लीजिए। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो हालात अगर राज्यसभा और लोकसभा में
पहले दूसरे दिन ही ऐसे होने चले हैं तो सवाल नीट परीक्षा और पेपर लीक भर का नहीं है। सवाल सिर्फ 23,33,000 नीट परीक्षा देने वाले छात्रों का भी नहीं है। सवाल तो यह है कि इस देश के भीतर में एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक और पेपर लेना और नौकरी ना दे पाने की परिस्थितियों के बीच इस देश में लाखों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। जानकर आपको हैरत होगी, हमारी टीम ने जब इस पे काम किया तो इस देश भर में चलने वाले जो भी इंस्टीट्यूट परीक्षा की तैयारियां कराते हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। इनका पूरा प्रॉफिट का नेटवर्क सालाना जो है 3,72,000 करोड़ का है जी। और जो प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं, जो सरकार कहती रहती है हमने इतने कॉलेज खोल दिए इस तरीके से, लेकिन इस देश के भीतर में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो फीस ली जाती है और उस फीस के बाद यहां के छात्र जो भी पढ़ाई करते हैं, उस परिस्थिति में 4,30,000 करोड़ रुपए उस प्राइवेट कॉलेज के प्रॉफिट का नेटवर्थ निकल कर आता है। अब सवाल यह है कि इसके ठीक समानांतर जो पेपर लीक से निकलने वाले पैसे का जो आंकड़ा है वो कितना बड़ा हो सकता है। यह सिर्फ एक बात से समझा जा सकता है कि अगर आपकी रैंकिंग सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की पढ़ाई करने को लेकर हो गई तो आपको पूरे साल में सिर्फ 5,000 10,000 रुपए देने होंगे, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ चले गए तो हर साल 1 करोड़ तक लग सकता है। कितना बड़ा अंतर है। और उसके बाद जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए फिर वो अगले साल के लिए जुटे, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर इस देश के भीतर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का बढ़ना और सरकारी इंस्टीट्यूशंस का ना बढ़ना, और उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देना और एनओसी देने के साथ साथ जो पूरी कमाई है वो कैसे किस रूप में होती है, इसका कोई आंकड़ा हमारी टीम निकाल इसलिए नहीं पाई क्योंकि वो उसका रेंज इतना बड़ा है। क्योंकि एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो बेंगलोर में खुला, उसकी टीम से जब हमारी टीम ने बातचीत की कि पूरे कॉलेज को बनाने से पहले कहां कहां किस किस रूप में आपको पैसा देना पड़ा, तो उसने इनकार कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ एक इंडिकेशन दिया कि दरअसल मिनिमम 1 करोड़ रुपए आपको तो लाइसेंस देने में देने पड़ जाते हैं। जो लाइसेंस आपको मिलता है कि आप खोलने जा रहे हैं और महानगरों में, उसमें मिनिमम पहली रकम 1 करोड़ की होती है। उसके कितने रेंज हो सकते हैं सिर्फ आप ये सोच लीजिए। तो इस सिस्टम के मातहत क्या वाकई अब कांग्रेस तैयार है एक ऐसे विजन को रखने के लिए जो पार्लियामेंट के जरिए इस देश के पूरे सिस्टम को उखाड़ दे? और क्या यही घबराहट सरकार के भीतर उसे थरथरा रही है, इसीलिए माइक बंद से लेकर तमाम परिस्थितियां सामने हैं? हो सकता है। तो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रतिपक्ष का नेता पहली बार इस देश के तमाम राज्यों के लोगों से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, पूरे सिस्टम से जुड़े लोगों से मिलकर आया है और वो जानता है अब इस देश की शिराओं में पूरे सिस्टम का पैसा कैसे बह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।